नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। अब हम लेके आए हैं क्लास बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स, बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स, जिसमें पेपर सेकंड शुरू कर किया हमने और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या समिश्र विश्लेषण पहली क्लास है। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स का ऐसा रहेगा प्यारे बच्चों, सब बच्चों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना बैच शुरू हो गया है और जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सकें, सबको बेनिफिट मिल सके, साथ साथ चल सकें। ठीक है, एक बुक्स जो पहले ख़रीदते आए हो वही ख़रीद लीजिए, हिंदी इंग्लिश की कोई समस्या नहीं है, सारे बच्चे हिंदी में ख़रीद लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मैं हूँ, सारी चीज़ें बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये है अपना पेपर सेकंड, इस बुक में से यूनिट रहेंगी 5 और सभी बच्चे लगातार एक नोटबुक में पहले समझ लीजिए, फिर दोबारा वीडियो को देख के नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, जिससे कि बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए पेपर सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या समिश्र विश्लेषण। तो देखिए समिश्र विश्लेषण पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा समिश्र संख्या, जिसकी बात हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? इतनी सारी संख्याएं थी, 0 1 2 3 थे, माइनस में संख्याएं थी अपने पास, दशमलव या पॉइंट वाली संख्याएं थी जिनको वास्तविक संख्या रियल नंबर में सारी आ जाती हैं, बटे भिन्न फ्रैक्शन सब संख्याएं थी अपने पास। फिर ऐसी कहाँ ज़रूरत पड़ गई कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए बहुत बेसिक से चलूँगा मैं और बहुत स्लोली आराम से चलूँगा, रिवीजन तक पूरा काम हो जाएगा अपना, इसलिए साथ साथ जुड़े रहिए सभी बच्चे और लगातार पढ़िए, इधर उधर टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट हम शुरू कर ही रखे हैं अपन ने। तो प्यारे बच्चों पढ़िए आराम से और लगातार जुड़े रहिए, सब बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बताइए सब बच्चों को कि क्लासेज यहाँ लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो बात करेंगे हम किसकी? समिश्र संख्या, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? समिश्र संख्या। किसकी बात करने जा रहा हूँ मैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर तो थे अपने पास, नंबर कहाँ तक थे अपने पास? वास्तविक संख्या रियल नंबर R तक थे। अब R तक तो नंबर थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स या समिश्र संख्या की ये ज़रूरत कहाँ आई अपने पास? जैसे बहुत सारे समीकरण इक्वेशन हैं, जैसे ये है इक्वेशन x² + 1 = कितना है? 0। एक समीकरण इक्वेशन ले लिया मैंने, और ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। x² + 1 = कितना आपके पास? 0। अब हम जानते हैं कि इक्वल टू है, इसका मतलब x की वैल्यू रखने से 0 बराबर 0 होना चाहिए, LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS, तभी तो हमारी इक्वेशन या समीकरण क्या होगा? संतुष्ट या सेटिस्फाई होगा। अब इसमें मैं क्या रखूँ? 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1, तो इधर 2 हो जाएगा। अगर -1 रख लूँ तो -1 + 1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही तो होगा। तो 1 और 1 2 बराबर 0, तो 2 बराबर 0 पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो इसलिए समीकरण संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ऐसे समीकरण या ऐसे इक्वेशंस जो वास्तविक संख्याओं के रिजल्ट या मान रखने से संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं हो पाते, या उनका शून्य या जीरोज हमें नहीं मिल पाता है, जिनका शून्य या जीरोज हमें नहीं मिल पाता है, उन समीकरण या उन इक्वेशन को हल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्याओं की। अब समिश्र संख्या, जैसे इसमें मैं आयोटा रख दूंगा, x बराबर में कितना लेके चला मेरे प्यारे बच्चों? आयोटा। ठीक है, x बराबर में जैसे ही आयोटा लेके चला, तो x = आयोटा लेने से आयोटा स्क्वायर + 1, आयोटा स्क्वायर आप भली भांति जानते हैं -1 + 1 रिजल्ट 0 = कितना हो गया? 0। तो x = आयोटा मिलने से इस इक्वेशन का क्या मिल गया आपको? शून्य के जीरोज मिल गए आपके पास, और इक्वेशन क्या हो गया आपके पास? संतुष्ट या सेटिस्फाई। तो इसलिए इस प्रकार के इक्वेशंस, इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए या सोल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी मेरे प्यारे बच्चों? समिश्र संख्या की। ठीक है, अब समिश्र संख्या बनी कैसे? समिश्र संख्या जो वास्तविक संख्या है R, उसी का एक विस्तृत रूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हीं का क्या होती है? एक विस्तृत रूप, या क्या होती है आपके पास? एक्सटेंडेड फॉर्म। विस्तृत रूप या क्या होगी आपके पास? एक्सटेंडेड फॉर्म होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, जो समिश्र संख्या है वो वास्तविक संख्याओं का ही क्या है? विस्तृत रूप, या क्या कह सकते हैं उसको? एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी समिश्र संख्या है, आज तक आप ऐसे लिखते आए हो कि कोई भी समिश्र संख्या z = कितना है? ऐसे 2 + आयोटा 3, यही लिखा हमने, या 3 आयोटा कह दें। अब 2 भी कौन सी संख्या है? वास्तविक है, R है। 3 भी कौन सी संख्या है? R। और इनके मिलने से आयोटा लगने से ये कौन सी संख्या बन गई? समिश्र या कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो C बना,
उस सी के अंदर आर क्रॉस आर का क्या है, सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आर क्रॉस आर। अरे भाई सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस आर। और ये वास्तविक संख्याओं का क्या है, कर्म युग्म। सी इज इक्वल टू आर क्रॉस आर, और ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का कर्म युग्म। वास्तविक संख्याओं का कर्म युग्म, वास्तविक संख्याओं का क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस आर, कि पहला एलिमेंट जो आएगा वो भी आर में से आएगा, दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो भी किस में से आएगा, आर में से। और ये होगा वास्तविक संख्याओं का कर्म युग्म में ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। भाई दो पार्ट है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो z इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2 + i/3। तो ये पहला भी आर में से है, दूसरा भी किसका है, आर का। तो वास्तविक संख्याओं का क्या है आपके पास, कर्म युग्म। तो जो सी हमने लिखा, सी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आर क्रॉस क्या लिख सकते हैं, आर। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अपन चीज़ को आगे शुरू करते हैं कि कहाँ क्या क्या करना होगा, पहले क्या सीखना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। बेसिक चीज़ों में क्या पढ़ना होगा, जैसे हम और नॉर्मल मैथ्स में तो हम जानते हैं जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, किसी संख्या का मोड कैसे लिखते हैं, मोड लगाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। किसी संख्या का मापांक या मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, उसका इन्वर्स करना, ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं। जानते नहीं जानते भी 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, गुणा करेंगे 2, 5, 10 आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं। लेकिन अब नई संख्या है अपने पास, कौन सी संख्या, समीसर संख्या है। कौन सी है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, समीसर संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समीसर संख्या में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, उसका मोड लेना, उसका इन्वर्स लेना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं संक्रिया या ऑपरेशन कहलाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, संक्रिया या ऑपरेशन कहते हैं। तो समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, समीसर संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ी, कुछ ऐसे बहुपद, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल, कुछ उनको संतुष्ट या सेटिस्फाई जो वास्तविक संख्याओं से नहीं हो पाते हैं, उनमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, समीसर संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अब समीसर संख्याओं को काम में कैसे लें, सी इज इक्वल टू आर क्रॉस आर, वास्तविक संख्याओं का कर्म युग्म में ऑर्डर्ड पेयर होता है आपके पास। लेकिन अब इन चीज़ों को काम में कैसे लें अपन, इन चीज़ों को काम में कैसे लें, काम में लेने का मतलब जोड़ना कैसे है, 2 संख्या आ गई तो जोड़े कैसे, घटाएं कैसे, गुणा कैसे करें, और उनका इन्वर्स कैसे लें, उनका मापांक या मॉडुलस कैसे लें, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें बुक के हर एक सवाल, हर एक थ्योरम में काम आएंगी। तो जो अभी की जो शुरुआती क्लासें हैं, ये बेसिक क्लासेज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। सब जब भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स पढ़नी है, अगर ये नहीं आती तो पूरी बुक में परेशान होगी। ठीक है, तो शुरुआत की जो 3, 4, 5 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब अच्छे से याद कर लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसके बाद ही आगे की क्लासें बहुत बेटर रहेंगी आपके समझने के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करें समीसर संख्याओं के लिए संक्रिया या समीसर संख्याओं पर संक्रिया। तो देखो साथ साथ नोट करते रहिए, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, समीसर संख्याओं पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, समीसर संख्याओं पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब समीसर संख्याओं पर संक्रिया है तो संक्रिया करने के लिए कम से कम कितनी संख्याओं की आवश्यकता होगी, 2 की। 2 चीज़ें होंगी तभी तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं। और जब 2 संख्याएं हम लेके चलेंगे और उनके अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, बराबर करना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे, माना या कंसीडर, हमने एक समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मान लिया और Z1 इज इक्वल टू मैंने मान लिया A प्लस कितना मान लिया, आयोटा B। और दूसरी समीसर संख्या क्या मान लिया मैंने, Z2 इक्वल टू मान लिया C प्लस आयोटा D। ठीक है, एक संख्या मान ली मैंने Z1 A प्लस आयोटा B, Z2 इक्वल टू हमने मान लिया C प्लस आयोटा D। ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप यहाँ लिख दें कि माना कि समीसर संख्या, तो समीसर संख्या को फिर आर क्रॉस आर में आप जरूरी नहीं कि A प्लस आयोटा B लिखो, फिर इसको हम A B भी लिख सकते हैं। और इस वाले को हम Z2 को क्या लिख सकते हैं, इसको मेरे प्यारे बच्चों, इस Z2 को हम लिख सकते हैं C क्या लिख सकते हैं D। Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, C D। तो Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इक्वल टू कितना हो गया, C प्लस आयोटा D। और ये हो गया, इसको A B ऊपर लिख दिया समीसर संख्या Z1 A B। इसका मतलब पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है।
और सी कॉमा डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सब संख्याओं को आप किस रूप में लिख सकते हो, समीकरण में। जैसे आपके पास मान लो z = 5 लिखा हो, अब बच्चों के एक दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट रहती है जिसमें आयोटा दिखता हो वही क्या होती है, समीकरण संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब देखो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + आयोटा × 0, रिजल्ट तो कितना रहा आपके पास 5। तो ये भी इसमें देखो यहाँ 3 था, अब मैंने ये तो कहा कि ये भी आर का होना चाहिए, भी आर का। 0 भी किस में आता है, आर में। तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 2 है तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 आयोटा 0, तो 2 वास्तविक संख्या तो है ही, लेकिन इसको आर और इधर भी आर में लिख दिया, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन ये अब किस में आएगा आपके पास, सी में। तो कॉम्प्लेक्स में या समीकरण का जो सेट होता है उसमें सारी संख्याएँ आती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ के अंदर ये भाग हो सकता है, कुछ में नहीं है। जैसे इसमें है, इसमें 0 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं, समीकरण या समीकरण संख्या किस रूप में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सीखेंगे बेसिक चीज़ें कि हमारे पास 2 समीकरण संख्याएं आ गई, z1 = a + आयोटा b, z2 = c + कितना हो गया, आयोटा d। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a, b, और इसको लिख सकते हैं आप c, d। अब सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे कि 2 संख्या बराबर कब होंगी। 2 संख्याओं की क्या सीखेंगे, बराबर या समानता सीखेंगे, इक्वलिटी सीखेंगे। 2 संख्याओं की क्या सीखने जा रहे हैं, समानता, या क्या सीखेंगे हम, इक्वलिटी, ठीक है। कि 2 संख्याएं इक्वल कब होंगी। 2 संख्याओं की हम क्या सीखने जा रहे हैं, समानता या इक्वलिटी सीखने जा रहे हैं। अब 2 संख्याओं की समानता या इक्वलिटी सीखें तो इक्वलिटी कैसे होगी। देखो 2 समीकरण संख्या ये दिख रही है आपको, a + आयोटा b, और दूसरी क्या दिख रही है, c + आयोटा d। देखिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर समीकरण संख्या में, कि एक तो वो भाग होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और ये वो वाला पार्ट है जिसके साथ में क्या है, आयोटा। यहाँ भी यही बात है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ देखो ये बिना आयोटा का है और ये कौन सा है, आयोटा का। ये बिना आयोटा का है और ये भाग कौन सा है, आयोटा का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समानता इक्वलिटी में क्या करते हैं कि 2 संख्या को बराबर कब कह सकता हूँ मैं, कि z1 बराबर क्या होगा, z2। मैं कहना चाहूँ कि z1 बराबर कितना होगा, z2। ये कब होगा, ये z1 बराबर z2 कब होगा, ये तब हो सकता है जब बिना आयोटा वाला तो बिना आयोटा के बराबर हो, और आयोटा वाला किसके बराबर हो, आयोटा के। बिना आयोटा वाला तो किसके बराबर हो, बिना आयोटा के, और आयोटा वाला किसके इक्वल हो, आयोटा वाले के। तो z1 = z2 कब होगा, जब a बराबर तो कितना होना चाहिए, c, और b बराबर कितना होना चाहिए, d। b बराबर कितना होना चाहिए, d। ऐसा नहीं हो कि b जैसे ये 2 + 3 आयोटा था और ये 3 + 2 आयोटा, बोले गुरुजी वही 2 3 इसमें आ रहे हैं, 2 3 नहीं भैया, बराबर नहीं होंगी, ठीक है। बराबर तभी होगी जब ये वाला इसके इक्वल हो और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो, तभी संख्याएं बराबर या क्या होंगी आपके पास, इक्वल होंगी। तो 2 समीकरण संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे मेरे प्यारे बच्चों जब उनमें क्या होगी, समानता इक्वलिटी कब होगी, जब बिना आयोटा वाला बिना आयोटा के बराबर होगा और आयोटा वाला किसके बराबर होगा, आयोटा के। तो z1 = z2 बराबर कब कह सकते हो, जब a बराबर आपको c दिखाई देता हो और b बराबर आपको क्या दिखाई देता हो, d। तो ये तो हुई पहली कंडीशन। इसके बाद इनका देखते हैं योग और घटाव। देखें, जोड़ लो चाहे घटा लो, योग कह दो चाहे घटाव कह दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहें, एडिशन और क्या देखें इनका, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और क्या देखें इनका, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखें तो वही काम होगा, हमेशा दिमाग में फिट कर लो कि आयोटा वाला आयोटा के साथ ही होगा। जो कुछ भी करना है, चाहे बराबर देखना हो, चाहे प्लस करना हो, चाहे क्या करना हो, माइनस। गुणा का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है तो उसको अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो देखो एडिशन और किसकी बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन की। कोई कहे कि भाई z1 प्लस क्या करना है मेरे को, z2, या माइनस भी करवा सकते हैं। तो z1 प्लस करवाए या चाहे आपसे क्या कराए, माइनस। अब देखिए प्लस करना हो तो बिना आयोटा वाला बिना आयोटा से जुड़ेगा, और आयोटा वाला किससे जुड़ेगा, आयोटा वाले से जुड़ेगा। बिना आयोटा वाला बिना आयोटा से जुड़ेगा और आयोटा वाला किससे जुड़ेगा, आयोटा से। तो ऐसा होगा कि a + c तो एक जगह, और इन दोनों का आयोटा आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा b प्लस कितना होगा, d। अगर माइनस करना हो तो माइनस में क्या होगा, बिना आयोटा वाला बिना आयोटा से घट जाएगा, और आयोटा वाला किससे घट जाएगा, आयोटा वाले से। तो अगर प्लस करना हो तो प्लस आ जाएगा, माइनस करना हो तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने 2 चीज़ें सीखी,
समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, C इक्वल टू आर क्रॉस आर, ए प्लस आयोटा भी कह दें, एक्स प्लस आयोटा वाई कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए कि कोई भी संख्या है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, समीसर या कॉम्प्लेक्स रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, समीसर या कॉम्प्लेक्स रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में कि अब दो समीसर संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे उनको गुणा करना है, कैसे मोड़ लेना, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। तो दो चीज़ें हमने सीख ली, ये नोट कर लीजिए इतनी बातें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैसे गुणा करेंगे, कैसे इनका इन्वर्स लेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं अपन। थर्ड पॉइंट देखिए अपने पास, समीसर संख्याओं को क्या करना है, अब गुणा करना है। थर्ड पॉइंट में जोड़ लिया, घटा लिया, बराबर देख लिया। अब समीसर संख्याओं का क्या करना है, गुणन। तो समीसर संख्याओं का गुणा या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, समीसर संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब गुणा या मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, देखो दो समीसर संख्याएं थी, अभी मैंने लिखी थी, यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ मैं कि एक तो क्या लेके चले हम Z1 a प्लस कितना है आयोटा b, जिसको आप a कोमा b भी लिख सकते हैं, और एक है आपके पास Z2 जिसको हम कह सकते हैं c प्लस आयोटा d, और इसको लिखा मैंने c कोमा d। ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो ऐसे ही होगा, Z1 इंटू कितना हो गया Z2, Z1 इंटू कितना हो गया Z2। गुणा देखो कैसे करेंगे, Z1 लिख लो पहले, a प्लस कितना हो गया आयोटा b, और Z2 कितना हो गया c प्लस आयोटा d। गुणा देखो जैसे बेसिक करते हैं वैसे कर लो एक बार। तो a को किससे गुणा करेंगे, c से, प्लस a को d से, तो आयोटा है साथ में तो ad। इसके बाद इसको करेंगे तो आयोटा, ये कितना हो गया bc, और प्लस आयोटा 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 स्क्वायर कितना होता है माइनस में। ये कैसे होता है ये भी आगे सीख जाएंगे अपन। -1 तो हो गया आपके पास, और ये कितना हो गया bd। कर लिया गुणा सबको सबसे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में सोल्व क्या होता है, नॉर्मल मैथ्स में तो कोई जुड़ने वाला जुड़ जाता है, घटने वाला कैंसिल होने वाला कैंसिल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स में ये होता है अभी बिना आयोटा वाले एक जगह कर लो और आयोटा वाले क्या कर लो एक जगह। तो ये देखो AC बिना आयोटा का था, BD किसका है, बिना आयोटा का, तो माइनस कितना हुआ प्यारे बच्चों BD, प्लस ये हो गया आयोटा AD, प्लस कितना हो गया आपके पास BC। तो ये गुणा हो गया किसका, Z1 इंटू किसका मल्टीप्लाई हो गया Z2 का। AC माइनस BD डायरेक्ट याद रह जाता है तो डायरेक्ट याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा। और AD प्लस कितना हो गया BC, डायरेक्ट याद नहीं रहता तो एक ही स्टेप का खेल है, तो एक स्टेप सोल्व करके लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। कॉम्प्लेक्स में हमेशा ध्यान रखिए सोल्व करने के नाम पे क्या होगा, सोल्व करने के नाम पे इतना ही होगा कि बिना आयोटा वाले एक जगह कर लो प्यारे बच्चों जैसे हमने किए, और आयोटा वाले क्या कर लो एक जगह कर लो जो हमने अभी किए। ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका है, सोल्व करने का कंसेप्ट है, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो हम सीख गए कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जोड़ते घटाते कब हैं, और गुणा कैसे करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए और बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। सारी बेसिक चीज़ें बच्चों ये नहीं आएंगी तो आगे कुछ नहीं आएगा, अगर ये आएंगी तो आगे हर चीज़ समझ में आती रहेगी। ठीक है। सभी बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए इसको, जिससे सभी बच्चे कंटिन्यू कर सकें अपनी स्टडी क्लासेस। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कॉम्प्लेक्स में एक आता है शून्य अवयव। एक क्या आता है, शून्य अवयव, जिसको कहते हैं शून्य अवयव कह दो, या जिसको कहते हैं योज्य तत्समक। क्या कहते हैं जिसको, योज्य तत्समक। ठीक है। जीरो एलिमेंट कह दो या एडिटिव आइडेंटिटी कह दो, इसको क्या कहते हैं, जीरो एलिमेंट कह दो, या क्या कहते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहें इसको, शून्य अवयव, या इसको कहते हैं योज्य तत्समक, या इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए शून्य अवयव आप जानते हो, नॉर्मल मैथ्स में शून्य क्या होता है, जीरो। नॉर्मल मैथ्स में शून्य क्या होता है, जीरो। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स जब C होता है तो C में दो आते हैं, अभी लिखा ना A कोमा B या R क्रॉस R। तो जीरो को ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। इसका मतलब जीरो न लिख के शून्य अवयव को अब ऐसे लिख सकते हैं हम, भाई जीरो एक तो जीरो, अब जीरो को ऐसे लिख दूँ, जीरो प्लस आयोटा इंटू कितना जीरो, तो कॉम्प्लेक्स जैसा दिखा नहीं दिखा। तो इसलिए शून्य अवयव का मतलब है जीरो कोमा क्या लिखते हैं, जीरो। अब कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, दोनों पार्ट लिखेंगे, चाहे लिखने में जीरो जीरो लिखा, वैल्यू तो कितनी होनी है इसकी, जीरो। ठीक है। अब एक ये तो हो गया शून्य अवयव की बात। अब इसको योज्य तत्समक क्यों कहते हैं,
कौन सा शब्द लिखा हमने? योज्य तत्समक, या क्या कहते हैं इसको? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसको क्यों कहते हैं, इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले सब देखिए तत्समक की आइडेंटिटी। तत्समक की आइडेंटिटी वो होता है जिसको किसी के साथ लगाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तत्समक की आइडेंटिटी वो होता है जिसको किसी के साथ लगाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। अब लगाना कैसे? मैथ्स में या तो जोड़ होगा या गुणा होगा या बाकी होगा, ऐसे ही होते हैं। अब देखिए जब 5 के साथ मैंने 0 लगाया तो 5 ही आया, और एक मान लिया मैंने 6 को 1 से गुणा किया तो 6 ही आया। ठीक है, अब 0 लगाने से कोई फ़र्क पड़ा क्या? इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो का वो आ गया। 1 से गुणा करने पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ इसमें। इसलिए 6 का कितना मिल गया आपको? 6 ही मिल गया प्यारे बच्चों। भाई 5 प्लस कितना था? 0, तो इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो 5 के साथ मैंने कितना लगाया? 0। तो 5 के साथ 0 लगाने से कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तत्समक की आइडेंटिटी क्या होता है? वो अवयव जिसको किसी के साथ लगाएं तो अगले पे कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस वहाँ उत्पन्न नहीं हो। अब 0 के कारण कोई डिफरेंस उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ। 1 के कारण कोई डिफरेंस उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये 0 और 1 क्या कहलाते हैं? तत्समक। क्या कहलाते हैं? तत्समक अवयव, या क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं ये तत्समक अवयव, या क्या कहते हैं इनको? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये कहलाते हैं तत्समक अवयव, क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए तत्समक अवयव क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर प्लस हुआ है तो कौन सा बन जाएगा? योज्य या एडिटिव बन जाएगा। और अगर गुणा हुआ है तो क्या बन जाएगा? गुणन या मल्टीप्लिकेटिव। ये तो बन जाएगा योज्य या एडिटिव। और अगर गुणा या मल्टीप्लाई हुआ है तो कौन सा बन जाएगा? गुणन तत्समक अवयव, और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो 0 0 ऐसा एलिमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? शून्य अवयव। और अगर उसको किसी के साथ लगाएं, योज्य प्लस करें, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये संख्या है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, इसमें हमने प्लस कर लिया 0 + आयोटा 0, तो यही आना रिजल्ट 2 + 3 आयोटा, क्योंकि 2 में 0 जुड़ेगा, 3 में 0 जुड़ेगा। तो कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया। तो कॉम्प्लेक्स में देखो साथ लिखना पड़ेगा पेयर से। 0 तो अकेला लिख नहीं सकते, 0 + आयोटा 0 लिखेंगे। और इससे कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। और क्या किया? प्लस किया, तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो तत्समक की आइडेंटिटी। और क्या किया? प्लस। प्लस करने का मतलब ये हो गया योज्य, या क्या बन गया आपके पास? एडिटिव बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? योज्य, या क्या बन गया आपके पास? एडिटिव। तो योज्य तत्समक अवयव एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0 0। बात समझ में आई सबके पास? इसके बाद एक आता है गुणन के लिए तत्समक। इसके बाद ये तो था योज्य तत्समक। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुणन के लिए तत्समक। गुणन के लिए तत्समक, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। गुणन के लिए तत्समक, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन के लिए तत्समक, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। गुणन के लिए तत्समक की बात करें अपन तो देखो, गुणन के लिए तत्समक का मतलब कि ऐसा लगाओ या ऐसा गुणा करो जिससे कि अगले पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो हम नॉर्मल तो ऐसे किया, जैसे 6 को 1 से गुणा किया 6 ही आया, तो ये गुणा हो गया, ये आइडेंटिटी होगी आपके पास। लेकिन बात किस में कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे लिखा जाएगा इसको? ये तो 6 + आयोटा 0 या कोई भी हो सकता था, ये तो गुणा 1 न लिख के 1 को ऐसे लिखा जाएगा 1 + आयोटा 0, है तो 1 ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में लिखना है। या इसको ऐसे लिख दो 1, 0। तो देखो इसको हम 0 + आयोटा 0 भी लिख सकते हैं, और गुणन के लिए 1 न लिख के ऐसे लिखते हैं 1 + आयोटा 0 कह दो। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, कितना लिख सकते हो? 0। तो है तो वो 1 ही, लेकिन कॉम्प्लेक्स के हिसाब से उसको क्या लिख दिया? 1, 0। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों शून्य अवयव, और ये हो गया जिसको कहते हैं योज्य तत्समक या एडिटिव इनवर्स, और ये है गुणन के लिए तत्समक या आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 + आयोटा 0, 1, 0, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बातें बहुत छोटी हैं लेकिन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो एक एक चीज़ को सीखे बेटा, बेसिक इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन शुरू कर दूँ, थ्योरम शुरू कर दूँ, फिर रोज़ रोज़ समझ में नहीं आए छोटी छोटी चीज़ें, तो फिर समस्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास एक शब्द आता है जिसको हम कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, या इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
गुणात्मक प्रतिलोम या जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि गुणा का उल्टा। अरे गुणा का उल्टा, गुणा का उल्टा का मतलब होता है उसका भाग या डिवाइड हो गया। अब जैसे भी कि जैसे आपके पास कोई समिश्र संख्या थी z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसका करना गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/a प्लस आयोटा बी, 1/a प्लस आयोटा बी। अब देखो कॉम्प्लेक्स में सोल्व हुआ तभी माना जाता है कि आयोटा वाला भाग अलग और बिना आयोटा वाला पार्ट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में कोई भी चीज़ सोल्व हुई तभी समझी जाती है जब आयोटा वाला भाग तो अलग हो और बिना आयोटा का पार्ट क्या हो, अलग हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपके पास 1/ कितना हो गया a प्लस आयोटा बी, ये हो गया आपके पास 1/ कितना है a प्लस आयोटा। अब इसमें आयोटा और बिना आयोटा अलग अलग हैं क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसमें देखो ऐसे करेंगे a माइनस आयोटा बी ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा किया तो ये हो गया आपके पास ऊपर तो हो गया a माइनस आयोटा बी, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ कि ये हो गया a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी। इसको ऐसे समझो कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस कितना होता है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू कितना हो गया b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है -1, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस क्या बन गया आपके पास प्लस। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर प्लस आयोटा, माइनस इसका साथ रहेगा, आयोटा तो है ही अपना हो गया, तो ये हो गया आपके पास माइनस b, यहाँ ऊपर लगा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और अपॉन कितना हो गया a स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम या क्या हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। कॉम्प्लेक्स में ऐसा कभी भी नहीं छोड़ना है कि नीचे आयोटा आ रहा है और हम छोड़ के चले गए, वो सोल्व हुआ नहीं माना जाएगा। कॉम्प्लेक्स में सोल्व हुआ तभी समझा जाता है कि जब बिना आयोटा का भाग अलग है और आयोटा का भाग क्या हो, अलग है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ये पढ़नी है अपन को। इसके बाद देखिए हम जो बात करने जा रहे हैं कि हम किसी भी समिश्र संख्या को दो चीज़ों में लिखते हैं, एक वो भाग जिसके साथ आयोटा होता है, एक वो भाग जिसके साथ आयोटा नहीं होता है। एक वो पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है और एक वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता है। अब देखिए कोई भी समिश्र संख्या है मेरे पास, कोई भी क्या है, समिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, z इक्वल टू कितना है a प्लस आयोटा बी, ठीक है। कोई z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी लिखेगा, कोई z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई c प्लस आयोटा डी लिख लो, ये हो गई। चाहे इसको ऐसे कह दो कि समिश्र संख्या तो a कोमा b भी लिख सकते हैं, और समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो x कोमा क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है। अब समिश्र संख्या में इतनी देर तो मैं एक शब्द पढ़ रहा था कि आयोटा वाला और बिना आयोटा वाला, एक तो आयोटा के साथ वाला और एक जिसके साथ आयोटा नहीं है, दो तो चीज़ें पढ़ रहे थे अपन। अब यहाँ से देखिए दो नए नाम दूंगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको कहते हैं वास्तविक भाग। उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक भाग, या क्या कहते हैं रियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। आयोटा के साथ वाला, ध्यान से समझना मेरे शब्द को, आयोटा के साथ वाला, न कि आयोटा के साथ, आयोटा के साथ वाला। आयोटा के साथ वाला कौन है, बी। एक तो कहते हैं मैं और तुम, हम दोनों साथ हैं, और एक मैं कहूँगी मेरे साथ वाला, तो मेरे साथ वाला सिर्फ अकेला ही काउंट होगा, मैं थोड़ी काउंट होऊंगा उसमें, नहीं होऊंगा। तो इसलिए आयोटा के साथ वाला, आयोटा बी नहीं बी। बहुत सारे पढ़ाने वाले सब बता देते हैं कि ये वाला कौन सा भाग होता है आपके पास, काल्पनिक भाग, नहीं बी। आयोटा के साथ वाला, आयोटा बी नहीं बी, बी को हम क्या कहते हैं, कौन सा भाग कहलाता है आपके पास, काल्पनिक भाग। इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग, या क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग, या क्या कहते हैं हम इसको, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया रियल पार्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब कोई कहेगा कि मेरा वास्तविक भाग ए है, कोई कहेगा बी है काल्पनिक भाग, यहाँ x हो गया, यहाँ कौन हो गया, y हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई कहेगा a पढ़ूँ, b पढ़ूँ, या x पढ़ूँ, या y पढ़ूँ, इसलिए इन सब का एक ही रिजल्ट बताते हैं। देखो मैं या तो ऐसे कह दूँ कि a, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या तो मैं ऐसे कह दूँ कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a, या मैं ऐसे कह दूँ कि z का वास्तविक भाग कौन है, a। भाई मैं या तो ऐसे कह दूँ कि a है, या मैं कह दूँ कि z का वास्तविक भाग है। अब देखो मान लो आप अपने घर वालों के एक ही बच्चे हो, सपोज करो आप अकेले हो, या एक भाई और एक बहन हो, दो बच्चे हो सपोज करो, एक लड़का है और एक क्या है, लड़की है, दो हो घर वालों के।
अब कोई या तो कह देगा आपका नाम लेके बोल दे कि आप भी जो भी नाम है, राकेश, मुकेश, जो भी नाम है आपका बोल दिया, या एक आपका पिताजी का नाम लेके बोले कि उनका लड़का, तो भी आता तो आपके ऊपर ही है, बात तो आएगी आप पे ही डायरेक्टली, मतलब तो उस चीज़ का वही निकलेगा ना। एक आपकी बहन या सिस्टर का नाम लेके बोल दे, या एक आपके पिताजी का नाम लेके बोले कि उनकी लड़की, अब उनकी एक ही लड़की है तो उस लड़की बात तो वही आएगी, या तो उसका डायरेक्ट ही नाम ले दो, या तो भाई उसका डायरेक्ट ही नाम बोल दें अपन, या ऐसे घुमा फिरा के बोले तो ही बात वही है। तो इसलिए या तो ए बोल दो, या ऐसे कह दें कि जेड का कौन सा भाग, वास्तविक भाग, तो कौन होगा उसका मतलब कौन होगा, ए। इसलिए इन सभी चीज़ों से, ए से, एक्स से, इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए हम इस ए को, एक्स को क्या कह देते हैं, ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है किसका, जेड का, तो इसको लिखते हैं आर ई ऑफ जेड। क्या लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जिससे समस्याएं दूर हो जाएगी। ए है तो भी रियल पार्ट है, एक्स है तो भी रियल पार्ट है, एम है तो एम को भी रियल पार्ट कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये है, या तो बी पढ़ लो इसको, या ऐसे पढ़ लो कि जेड का काल्पनिक भाग कौन होगा, बी होगा, तो इसको लिखते हैं आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड। तो बी ने कह के, एक्स ने कह के, या वाई ने कह के हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, ये तो रियल पार्ट है, और ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी मेरी बातें। तो ये हो गया समीसर संख्या का वास्तविक भाग, और ये कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक भाग। यहाँ तक किसी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पूरी क्लास देखिए, कमेंट करके बताइए मेरे को कि और क्या अपन इसमें कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक चीज़ और सीखेंगे जिसको कहते हैं समीसर संख्या का मापांक। क्या कहते हैं, समीसर संख्या का मापांक। समीसर संख्या का मापांक, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी समीसर संख्या है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z देखो पहले जो हम पढ़ते आए थे आज तक कि अगर प्लस की है तो प्लस ही रहेगी मॉड लेने से, माइनस की है तो माइनस ही रहेगी। लेकिन समीसर या कॉम्प्लेक्स में कंसेप्ट बदल जाता है। अभी दो पार्ट होते हैं इसमें, एक आयोटा वाला और एक कौन सा, बिना आयोटा वाला। अब हम नाम सीख गए, ये रियल पार्ट है और ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। तो जब भी मॉड ऑफ जेड करना होता है तो इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी क्या करते हैं, स्क्वायर। आयोटा का नहीं करते, संख्या का ही करते हैं। और फिर इसके क्या लग जाता है, अंडर रूट। या तो ऐसे याद कर लो, या ऐसे कह लो कि मॉड ऑफ जेड क्या बनेगा, अंडर रूट तो है ही आपके पास, ए, किसी में ए होगा किसी में एक्स होगा, ऐसे नाम ही मतलब ये कौन सा चीज़ है, रियल पार्ट है। तो इसको कह देते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस आगे वाला को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और उस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये है समीसर संख्या का मापांक या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई कहे कि मापांक बताइए मेरे को, उदाहरण लेके चले कि z इक्वल टू मेरे पास संख्या है 5 प्लस कितना है 4 आयोटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ z करना होगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो या ये मान लो 3 ले लो यहाँ से 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, या 3 स्क्वायर लिख दीजिए, इसको कोई भी संख्या लिख दो। अब 9 और 16 कितने हो गए 25, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 5। जिसका अंडर रूट होता है उसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसका अंडर रूट नहीं आ पाता उसका अंडर रूट में छोड़ देंगे। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों किसका कंसेप्ट, मापांक है, किसका है, मॉडुलस का। सब बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए, अपना बैच शुरू है, क्लासेस शुरू हैं, सारे सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पढ़िए रेगुलरली क्लासेस, थोड़ा स्लोली चल रहे हैं, बुक्स वगैरह खरीद लीजिए, वही नॉर्मल हिंदी इंग्लिश का कोई फ़र्क नहीं आएगा, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, चाहे हिंदी में खरीद लीजिए चाहे इंग्लिश में खरीद लीजिए। हिंदी में खरीद लीजिए जिससे क्वेश्चन नंबर भी मैच करते रहें, नहीं क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बाकी कोई इश्यू आएगा नहीं, और पढ़ते रहिए और सभी बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए, इससे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिले फिर कि सर बैच कब चालू हुआ हमें मालूम नहीं रहा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, नोटबुक बना लीजिए साथ साथ, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।